हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 13 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जीके प्लस हिंदी के हमें टोटल 25 रियल और हूबहू क्वेश्चन मिल चुके हैं, जिनका हम बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे विद PDF फाइल के साथ। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वो सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा, और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो भी सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डेली शिफ्टों में काफी क्वेश्चन आपके जीके और हिंदी से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों को भी वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। देखिए दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 82.14%। ठीक है दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की 64.5 से लेकर 65.5% के बीच में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सोडियम को किस में रखा जाता है। देखिए दोस्तों, जो सोडियम धातु होती है उसे कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैरोसिन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, और अगर वे खुले में रखे जाते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण को रोकने हेतु मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्तमान में 2022 में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज आहूजा। ठीक है दोस्तों, तो मनोज आहूजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और जो सीबीएसई की स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो आपके दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1962 में हुई थी। और आज इसके अध्यक्ष पूछा गया था, तो अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज आहूजा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि शुंग वंश का प्रथम राजा या फिर शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के प्रथम राजा या फिर शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक ब्राह्मण राजवंश थे, जिन्होंने मौर्य राजवंश के बाद क्या शासन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो वो वर्तमान में कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। और जो अरविंद केजरीवाल है वो आम आदमी पार्टी के क्या है, राष्ट्रीय संयोजक भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि न्यायपालिका को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। देखिए दोस्तों, न्यायपालिका को भारतीय संविधान में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। तो यूएसए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं सोनल मानसिंह के बारे में, तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और सोनल मानसिंह का जो जन्म है वो आपके मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, तो चांदनी के पर्यायवाची हो जाएंगे चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, कुमुद कला, जुन्हाई, अमृत वर्षिणी, चंद्रातप और चंद्र मरीचि। ठीक है, ये क्या है, चांदनी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में इनमें से एक कोई दिया गया रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पहाड़ के पर्यायवाची शब्द बताइए। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं पर्वत, गिरि, अचल, भूमिधर, तुंग, आद्री, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर, नगपति और शिखर। ये क्या है, पहाड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। देखिए दोस्तों, जो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये जो है वो एक क्रिकेट का स्टेडियम है, और इस स्टेडियम की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी दर्शक क्षमता के बारे में बात करें, ऑडियंस कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 90,000 की है।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसका सीधा संबंध कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि से, जिससे रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो सन 1966-67 में हुई थी और इसे सर्वप्रथम मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके मैक्सिको से हुई थी और इससे जो शुरू किया गया था वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था मैक्सिको से। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए दोस्तों, इतने सारे मैं आपको कमल के पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ। पंकज, नीरस, रोज, जलज, अंबुज, अंबज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कमल। और इसके अलावा ये आप बहुत सारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन में दिया गया था, तो वही इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2019 में जो सरस्वती पुरस्कार है वो किसे मिला था। देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 में जो सरस्वती पुरस्कार है ये आपके वासुदेव मोही को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो वासुदेव मोही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जीडीपी किस पर आंकलित किया जाता है। जीडीपी का आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। देखिए दोस्तों, जीडीपी जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, राइट आंसर था। इस प्रकार जीडीपी को क्या आंकलित किया जाता है, जीडीपी को नापा जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बिजली के पर्यायवाची शब्द आपको बताने थे। तो बिजली के पर्यायवाची प्रमुख जो शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे विद्युत, तड़ित, चंचला, चपला, अश्नि, इंद्रवज्र, करका, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज। और इसके अलावा ये आपको मैं और बिजली के पर्यायवाची शब्द बता देता हूं। तो इनमें से जो कोई भी आपको ऑप्शन में दिया गया था उस हिसाब से आप अपना राइट आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पत्नी के पर्यायवाची शब्द। तो पत्नी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे भ्राया, बेगम, कलत्र, प्राण प्रिया, वधु, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी, बहु, वनिता, जोरु, वामांगिनी, धर्मपत्नी, संगिनी, बीवी, परिणीता, गृह स्वामिनी, सहचरी, घरवाली। ये क्या है, पत्नी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि वॉलीबॉल खेल में जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में अगर अपने नेट की ऊंचाई की बात करते हैं तो FIVB के नियमानुसार वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर यानी कि 59 फीट लंबा और 9 मीटर 29.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। कोर्ट को दो भागों में बांटा जाता है जिसमें 9 मीटर यानी कि 29.5 फीट के बाद बीच में नेट लगाया जाता है। नेट का ऊपरी हिस्सा 2.43 मीटर यानी कि 7.97 फीट की ऊंचाई पर होता है और मेंस और 2.24 मीटर यानी कि 7.35 फीट की ऊंचाई पर वुमेन्स के लिए ये होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपसे मेंस के लिए पूछा गया था या फिर वुमेन्स के लिए पूछा गया था। तो दोनों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ साथी बैडमिंटन के बारे में भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बैडमिंटन के बारे में बता देता हूँ। एक कोर्ट को बैडमिंटन में दो भागों में बांटा जाता है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर यानी कि 22 फीट होती है और उसके बीच में एक नेट होती है जो 1.55 मीटर यानी कि 5 फीट 1 इंच पर होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दोनों में से देख सकते हैं। बाकी आपसे वॉलीबॉल का पूछा गया था, बैडमिंटन का मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया जो नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। ठीक है दोस्तों, तो अवनति इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हिंदी में एकल शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम निर्बल कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम निर्बल कहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से पैरा बैंगनी किरणें कौन सी हैं। तो पैरा बैंगनी किरणें कौन सी होती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है वो कौन सी होती है, पैरा बैंगनी किरणें होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आपसे जो मुहावरा पूछा गया था
तो मुहावरा था कि ऊंट के मुंह में जीरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऊंट के मुंह में जीरा होना यानी कि बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, या फिर आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़, या फिर ज़रूरत से कम प्राप्त होना, आवश्यकता अधिक होना लेकिन वस्तु पर्याप्त ना होना, खुराक से बहुत कम खाना मिलना। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? प्रमुख अर्थ होते हैं मुहावरे के ऊंट के मुंह में जीरा होना, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका केंद्रक में इनमें से क्या एक नहीं पाया जाता है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं कोशिका केंद्रक की, तो केंद्रक में क्रोमोसोम, डीएनए, जीन आदि जैसे जीवों की सभी आनुवंशिक सामग्री होती है। यह कोशिका का एक क्या है? महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हथियार रखने का अधिकार किस एक्ट के तहत आता है? तो हथियार रखने का जो अधिकार है वो आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आता है। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट 1959 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया आपने। इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।